हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि सिर्फ आज के दिन के बारे में सोचकर हम बैठे रह नहीं सकते हैं। हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। फ्यूचर में तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उनको मीट करने के लिए हमें आज से ही अपने सैलरी से या इनकम से कुछ एक पोर्शन को सेव करके रखना ज़रूरी है। और सेव सिर्फ करने से नहीं होता है, हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, ताकि वो पैसा जो है वो सही मायने में ग्रो करे और आगे जाके हम उसका बेनिफिट को ले सकें। तो इसके लिए हमें पहले एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना ज़रूरी रहता है, जो कि हमारा इमरजेंसी फ़ंड हो। 4 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर के अमाउंट हमारे पास होने चाहिए टू मीट सम इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। हम बोल नहीं सकते फ्यूचर में कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं, बिना बोले आते हैं। तो उन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। और उसके बाद एक हैबिट बनानी है, छोटे छोटे अमाउंट से भी हमें स्टार्ट करना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या हो, हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये इन्फ्लेशन एक है जो हमारा पैसा जो है उसको खाता रहता है। रखा हुआ पैसा, जो सेव किया हुआ पैसा जो है वो इन्फ्लेशन खा जाता है 6 से 7%। 6 से 7% ये सरकार कहती है, आंकड़े कहते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, खाने पीने के सामान के दाम किस तेज़ी के साथ बढ़ते चले जाते हैं। ये 6 से 7% के बीच में नहीं, इससे बहुत ही ऊपर गया होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण हमें ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ एटलीस्ट हमें 6% इन्फ्लेशन तो बीट कर पाए, क्योंकि इसके आगे हमें सरकार को टैक्सेस भी। आपकी जो सेविंग्स है अगर वो 6% से ग्रो नहीं करेगा तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन को अगर बीट नहीं कर पाएगा तो आपका जो पैसा जो बचा हुआ है वो डी वैल्यू होके चला जाएगा, वो कैचअप नहीं कर पाएगा इन्फ्लेशन के साथ। इसीलिए आपको इन्वेस्ट कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, उनके रिटर्न्स लिमिटेड हैं। इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको अगर 6% भी अगर एफडी से मिलता है तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए आप किस टैक्स ब्रैकेट में हो, और आपका फाइनली वो अमाउंट जो 6% जो एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो घट के कितना हो जाएगा, वो माइनस चला जाएगा। तो इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर कीपिंग योर मनी इन एफडी, इट्स गेटिंग डी वैल्यूड। तो जो लोग अभी जस्ट जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है दैट इज़ टाइम। उनका होराइज़न लंबा है, 30-40 साल का समय है, तो आसानी से वो प्लान कर सकते हैं। दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस टाइम फैक्टर। जैसे कोई है जो 23 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट चालू कर देता है, 5,000 पर मंथ till the age of 55, and there is another person who starts at the age of 33. तो पहले वाले केस में 55 ईयर्स पहुँचते पहुँचते आपका जो ये 5,000 पर मंथ वाला जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो बनेगा 19.2 लैक्स 32 साल में। यहाँ पे हमने बस 12% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जोड़ा है, एक्चुअल में ज़्यादा ही आता है। दूसरे केस में इनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 13.2 लाख से रहा 22 साल में। इनका कॉर्पस जो है 64.7 लाख में बनता है। सो 10-year delay cost Arjun over 1.6 crores. The takeaway is the best day to start was for your first payday. The next best is today. So where can you actually put your money? सेविंग्स है आपके पास, एफडी, आरडी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस है,
गोल्ड है, स्टॉक्स ऑप्शंस है, रियल इस्टेट है और म्यूचुअल फंड है। ये जो एनपीएस है ये तो आपको करना ही करना है। पीपीएफ मैंडेटरी भी रहेगा। ये सब लो टू मॉडरेट रिस्क में है। ऑफ कोर्स एनपीएस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इक्विटी और बॉन्ड्स में कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली 3 तरीके के होते हैं। उसमें वो आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि आप इक्विटी में और बाकी बॉन्ड्स में किस परसेंटेज में ब्रेकअप करना चाहेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न अगर लंबा है तो इक्विटी को मैक्सिमाइज़ करना है ताकि वो ग्रो कर पाए। बाकी बॉन्ड्स जो है मोर और लेस एक रिटर्न के मामले में एक फिक्स्ड दायरे में ही घूमता रहेगा, 6 to 7% मैक्सिमम। लेकिन जो इक्विटी पोर्शन है दैट इज़ द थिंग विच विल ग्रो ओवर टाइम। और नॉर्मली अभी जो देखा गया है कि गवर्नमेंट इज़ अलाउड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन द टॉप 200 कंपनीज़। तो 200 कंपनीज़ के उसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में ये एनपीएस इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ और पैसा जो आपका बचता है उससे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर पाएँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% है और इसको एक दायरे में अगर रखते हैं 10 to 14%, इट इज़ ए रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन मैं कहूँ। लेकिन इसमें ज़रूर एक बात का ख्याल रखना है कि ये मार्केट लिंक्ड है, इसके अपने रिस्क्स हैं, शॉर्ट टर्म में नुकसान होने के चांसेस हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म, हम अपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें फॉर श्योर अगर इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है आपका, इंडियन इकोनॉमी अगर अच्छा करेगा ऐसा सोचते हो, then all the corporates which are there, the listed corporates, they are the ones which are contributing to the economy of the country। तो वो अच्छा करेंगे तो ज़रूर उनका भी जो है इक्विटी स्टॉक मार्केट में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा करेगा। तो इफ़ यू बिलीव दैट इंडिया विल ग्रो, फॉर श्योर द स्टॉक मार्केट हैज़ ऑल्सो टू ग्रो। तो ये म्यूचुअल फंड वाला रूट क्यों सबसे अच्छा है कंपेयर टू रियल इस्टेट, स्टॉक्स? क्योंकि स्टॉक्स में देखिए यू नीड एक्सपर्टीज़। आप जॉब करने वाले हैं, आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलेगा, दूसरों की बातों पे आके आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं है। यही काम आपके म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स करेंगे। आप उनको पैसे दे दीजिए एंड दे विल बी द वंस हु विल बी मैनेजिंग योर मनी ऑन योर बिहाफ एट ए नॉमिनल कॉस्ट। आप अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा आपको। अगर आप को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप डायरेक्ट कीजिए, तो उसमें मिनिमम एक्सपेंसेस में आपके जो फंड्स वो मैनेज हो जाएंगे। रियल इस्टेट मैंने खुद रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किए है, पहले की बात है, पुरानी बात है, बट एक समय के बाद मैंने भी बंद कर लिया। तो आज के दिन में तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे पास अगर ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट के मामले में इतना ही कहूँगा कि अपने रहने के लिए जो घर है बस वहीं तक मैं सीमित रखूँगा। क्योंकि स्पेशली मेट्रोज़ में जो कॉस्ट है अभी, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स वगैरह जो हैं काफ़ी हाई है। अगर खुद के कंजम्पशन के लिए है तो अच्छी बात है, यू शुड ओन ए हाउस ऑफ योर ओन। लेकिन अगर उसको आप अगर भाड़े पे चढ़ाना है देन दैट इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन, क्योंकि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी रहेगा और उस हिसाब में यील्ड जो है हार्डली 3.5% ही हो पाएगा। देन दैट डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड वाला जो रूट है दैट साउंड्स मच बेटर। अगर मंथली सेव करिए
ऑटोमेट कर दीजिए, आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट्स चढ़ते रहेंगे, मार्केट्स गिरते रहेंगे। अभी रिसेंटली भी काफ़ी ऑलमोस्ट 2 साल से मार्केट हैज़ बीन स्टैग्नेंट, कुछ रिटर्न्स बने नहीं हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचोगे तो ये सही डायरेक्शन नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट करें, एसआईपी में करें या लमसम में करें। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचते हैं कि 10 साल मिनिमम आप इन्वेस्टेड रह सकते हो विदाउट बॉदरिंग कि 30-35% तक का भी फॉल अगर आए तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, देन ओनली दिस ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज़ इक्विटी टेम्परामेंट अगर आपके पास नहीं है तो इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू गेट इनटू इक्विटीज़, क्योंकि वो टेम्परामेंट पहले बिल्ड करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पैनिक कर जाओगे, स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक कोविड, जहाँ पे मेरे खुद का पोर्टफोलियो 35-36% गिर गया था। एंड दैट वाज कॉमन, सभी का यही हाल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया रहेगा उस वक्त। तो आते हैं ऐसे दौर ना, जब मार्केट में ये बातें चलती हैं कि ऑल द इंडाइसेस विल फाइनली गो टू ज़ीरो। बट अगर कूलली अगर आप सोचें, इज़ दैट पॉसिबल? और वही हुआ कोविड के समय। हमारा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आता गया, बट एक शॉर्ट पीरियड तक ही मार्केट गिरा, उसके बाद इट स्टार्टेड पिकिंग अप। जो लोग पैनिक में विड्रॉ करके निकल गए उनका नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड रहे एंड दे कंटिन्यूड देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू सिप और वॉट एवर मीन्स, दे हैव लिव टू शेयर द गुड स्टोरीज अबाउट स्टेइंग इन्वेस्टेड इन। क्योंकि कोविड के बाद सिनेरियो कुछ खास इम्प्रूव हुआ नहीं था, वैक्सीन्स निकले नहीं थे, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की क्राइसिस, बेड्स की क्राइसिस, डॉक्टर्स की क्राइसिस, हर तरफ रेस्ट्रिक्शंस। वैसे सिनेरियो में भी मार्केट्स ने पिकअप किया एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो कहा जाता है कि मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो आगे का देख के एक पर्टिकुलर फॉल आने के बाद दे स्टार्टेड पिकिंग अप एंड देन ओवर द नेक्स्ट 3 years they gave fantastic returns. So to stay invested you need to have a lot of conviction and belief in the system. तो SIP का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है, पेशेंस ज़रूरत पड़ती है। उसे जस्ट आप ऑटोमेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, साल में एक बार देखिए क्या चला, फंड मैनेजर कैसा कर रहा है, बस वहीं तक। अगर आप यू हैव एनफ रीजन्स टू विड्रॉ मनी, लाइक आपको पैसे की बहुत ही ज़रूरत आ गई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए, देन इट्स समथिंग डिफरेंट। इट्स योर मनी, इट शुड बी मेड टू बेस्ट यूज़। लेकिन छोटी छोटी बातों पे विड्रॉ करना, फिर ये बंद करना, चालू करना, उन सब चीज़ों के लिए फिर ऐसा हो जाता है कि यू विल नॉट रियली बी एबल टू गेट द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिप प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और जैसे मुझे 18-19 साल हो गए सिप करते हुए, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी रीबैलेंसिंग चल रही है मेरी, ऑल्दो आई एम रिटायर्ड। तो पेशेंस की ज़रूरत है, कन्विक्शन की ज़रूरत है, यू शुड हैव ट्रस्ट इन द सिस्टम। और जहाँ हमने चालू किया था कि 12% एक्सपेक्टेशन से, द मार्केट गिव्स मच मोर देन दैट। मुझे शायद 16+% का ओवरऑल इक्विटी रिटर्न्स आया ओवर द लास्ट 17-18 ईयर्स। तो ये तो मेरी कहानी रही। उसके बाद अगर छोटी छोटी बातें हैं, बस हैबिट बनाने वाली बात है। 500 रुपये महीने से क्या ही हो पाएगा, ये सोचना गलत रहेगा। आप शुरुआत तो कीजिए, भले 500 से आप शुरुआत कीजिएगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑलवेज स्टेप अप। एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फंडा है इसमें कि मार्केट चढ़े मार्केट गिरे, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन योर सिप्स, वो आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर दिन में
निकल के मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, वो देखेगा नहीं कि मार्केट चढ़ा हुआ है गिरा हुआ है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रुपी कॉस्ट एवरेज कर देता है, वो लेवल आउट कर देता है। इसका ये फ़ायदा है कि आपको मार्केट को टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को टाइम वैसे कोई कर नहीं सकता है, इवन द एक्सपर्ट्स कांट टाइम द मार्केट। अदरवाइज सब बैठे रहे होते और मार्केट बिल्कुल जब गिर जाए तब सारा का सारा पैसा वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए, इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी, इट ऑलवेज मेक्स सेंस टू स्टे इन्वेस्टेड थ्रू सिप्स। हाँ ठीक है, जिनके पास लमसम पड़ा रहता है थोड़ा बहुत, जब मार्केट गिर जाए 5% 6% तब डिप्लॉय कर दें थोड़ा पैसा। या फिर बिल्कुल एक बड़ा सा क्राइसिस आ जाता है तो लोग अपने लमसम अमाउंट को क्या है कि ओवर 6-7 मंथ्स पीरियड को भी स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, बट देन नथिंग बीट्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या है कि आपके साथ जो फंड मैनेजर हैं, आपकी जो फंड्स के मैनेजर हैं, वो अपने आप अपने तरीके से डाइवर्सिफाई कर देते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि इस सेक्टर में मेरा पैसा लगा कि नहीं लगा, उस सेक्टर का क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रहेगा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। योर फंड मैनेजर विल बी डूइंग द वर्क फॉर यू। सो देर इज़ जस्ट यू नीड टू हैव अ ट्रस्ट ऑन द फंड मैनेजर। हाँ, इसीलिए वो चूज़ करना थोड़ा इनिशियली आपको, आप टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा रिसर्च करें, पढ़ें किन फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कितने लंबे से वो मार्केट में बने हुए हैं, वो सब ज़रूरी है। और ये ऑटो पायलट वाली बात मैंने आपसे की है, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑटो पायलट। आपको सोचना नहीं है, आज निकालूँ आज डालूँ कल को क्या होगा, ये सोचना ही नहीं है। हाँ, आपको पैसे की जो ज़रूरत है वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट होना नहीं चाहिए। आपके जो इमरजेंसी फंड है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो अलग होना चाहिए। तो हाउ एससिप एक्चुअली वर्क्स, फिक्स्ड मनी लीव्स योर अकाउंट ईच मंथ, buys fund units at that day's price, your average cost smooths out over time, units compound into long term wealth। कंपाउंडिंग कैसे होता है? कंपाउंडिंग ऐसे होता है कि आपका जो उसमें से पैसा जो बढ़ता है, जो NAV रहता है उसका, वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज मार्केट में उसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया होगा, डिविडेंड पे आउट्स हुए होंगे, सब उसमें आ जाते हैं। तो ये पैसा वहीं पे रहता है, वो निकलता नहीं है FD की तरह। FD में क्या होता है कि एक्रूड इंटरेस्ट और एक्चुअल इंटरेस्ट सब कुछ मिलके आपको टैक्स वैक्स के नाम पे आपको बताना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। इसमें क्या कि इंटरनली ही वो बढ़ता चला जाता है। दैट्स वाई देर इज़ दिस बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। नथिंग कम्स आउट टिल द पॉइंट यू विड्रॉ इट, and everything stays there and keeps compounding on its own. So ये ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ है, within the amount and the duration you stay invested in at an annualized 12% return। एक modest expectation रहता है। और ये है 5,000 महीने का, आपको 20 साल के बाद 50 लाख, 30 साल के बाद 1.76। तो आप देख सकते हो 50 लाख 20 साल में, और जस्ट अनदर 10 साल में वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो योर 5-step chart: build a 3-month emergency fund first, finish a basic KYC online, pick a low cost index or diversified equity fund, start a SIP, you won't miss even 1000, automate it, then ignore the daily noise। The noise has to be ignored। ईरान में क्या हो रहा है, ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं, इन सब बातों के बारे में आपको दिन रात परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेट करके बैठ गए, मार्केट्स डाउन हुए तो उसी पैसे के 1000 रुपये के आपको, अगर पहले 200 यूनिट्स मिलते थे, मार्केट जब डाउन होता है तो उन 200 के बजाय आपको 220 210, डिपेंडिंग अपॉन कितना मार्केट गिरा हो नीचे। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनटू व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।